श्मशान की रात थी। घने बादल गरज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। राजा विक्रम ने बेताल को फिर से अपने कंधे पर उठाया और चल पड़े तपस्वी को सौंपने। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, यात्रा लंबी है। चलो एक और कहानी सुनो, लेकिन याद रहे, अंत में सवाल का उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। चुप रहोगे और जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा मुस्कुराए और चलते रहे। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र राज्य में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। वह पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा था। उसी नगर में एक प्रसिद्ध और अत्यंत सुंदर स्त्री रहती थी। नाम था सोमवती। सोमवती की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। उसके कई विवाह प्रस्ताव आए, लेकिन उसने सभी को ठुकरा दिया, क्योंकि वह कहती थी, मैं केवल उस पुरुष से विवाह करूंगी जो आत्मा से सुंदर, चरित्रवान और संयमी हो। इस बात से राजा चंद्रकेतु भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी सोमवती को देखा और मन ही मन उसमें आकर्षित हो गए। परंतु वह राजा का प्रस्ताव भी ठुकरा देती है और कहती है, मुझे केवल वैराग्यपूर्ण आत्मा चाहिए। राजा को यह चुनौती लगने लगी। एक दिन नगर में एक तपस्वी साधु आया, महातपी सोमदेव। वह युवावस्था में ही सन्यासी हो गया था और गहन ध्यान करता था। वह नगर के बाहर आश्रम में रहने लगा। सोमवती ने उस साधु के बारे में सुना और वह उसकी सेवा करने आश्रम जाने लगी। रोज भोजन ले जाना, आश्रम की सफाई करना, पेड़ पौधों को सींचना। धीरे धीरे सोमदेव के मन में भी एक मोह उत्पन्न हुआ। वर्षों से जिसने स्त्री को न देखा था, अब उसके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक रात वह साधु ध्यान कर रहा था कि सोमवती आई और उसने कहा, आपका त्याग, संयम और चरित्र ही मुझे प्रिय है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पति बने। साधु का मन विचलित हुआ। मोह, प्रेम, धर्म, तप सब भीतर युद्ध करने लगे। उसने कई रातें बिना सोए बिताई। फिर उसने एक युक्ति निकाली। वह नगर गया और राजा चंद्रकेतु से मिला। बोला, राजन, अगर आप सच में सोमवती को चाहते हैं तो एक उपाय है। मैं अपने तप के बल से उसे सम्मोहित कर लूंगा। फिर आप उसे ले जाना, लेकिन इसके बदले आपको मुझे बहुत सा धन देना होगा। राजा पहले तो चकित हुए, पर फिर उन्होंने स्वीकार कर लिया। साधु वापस आया, सोमवती को तांत्रिक मंत्रों से वश में किया और राजा को सौंप दिया। राजा सोमवती को महल ले गए, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह चीख उठी और बोली, यह छल है, यह प्रेम नहीं, राजनीति है। उसी रात सोमवती ने विष खा लिया और मर गई। बेताल बोला, राजन, अब तुम ही बताओ, दोष किसका है? राजा का, जिसने प्रेम को अधिकार समझा, साधु का, जिसने अपने तप और मंत्र शक्ति का धन के लालच में आकर दुरुपयोग किया, या सोमवती का, जिसने खुद जाकर साधु के मन को विचलित किया और एक संयमी का मार्ग तोड़ा? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, इस दुखद घटना में दोष तीनों का है, लेकिन मुख्य दोष साधु सोमदेव का है। सोमवती का प्रेम सच्चा था। उसने साधु से शादी का प्रस्ताव किया, पर कोई छल नहीं किया। राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की, परंतु उसने छल से काम नहीं लिया। साधु के प्रस्ताव को स्वीकार भर किया, लेकिन साधु, जिसने संयम, तप और धर्म का जीवन चुना था, वह मोह में आकर अपने तप का दुरुपयोग करता है। वह सम्मोहन करता है जो उसकी शिक्षा और धर्म के विरुद्ध था। उसका कार्य न केवल अनैतिक था, बल्कि आत्मा की हानि भी थी। राजा और सोमवती ने सांसारिक प्रेम किया, लेकिन साधु ने धर्म की मर्यादा तोड़ी। बेताल जोर से ठाका लगाकर बोला, हाँ 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 राजन, तुम्हारा उत्तर फिर सही निकला, लेकिन तुम बोले, इसलिए अब मैं फिर उड़ चला। और फिर बेताल उड़कर उसी पुराने पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम फिर श्मशान पहुंचे, फिर बेताल को कंधे पर उठाया। अगली कहानी, अगली चुनौती, अगली बुद्धि की परीक्षा आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम कभी थकते नहीं। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक लंबी और कठिन कहानी सुनाता हूं। याद रखना, अगर तुमने उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। धारा नगरी में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, वीरभद्र और धवल। दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार।
वीरभद्र राजा के दरबार में एक योद्धा था और धवल एक प्रसिद्ध वैद्य चिकित्सक। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें राम लखन कहकर बुलाते। एक दिन राजा को गंभीर बीमारी हो गई। राज्य भर के वैद्य और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धवल ने कहा, राजन को बचाने का एक ही उपाय है। उन्हें नागलोक से लाया गया अमूल्य जीवन मणि चाहिए, लेकिन वहां जाना मृत्यु को बुलाने जैसा है। राजा की रानी रो पड़ी। वीरभद्र बोला, मैं जाऊंगा नागलोक। अपने राजा के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। वीरभद्र एक खतरनाक जंगल से होता हुआ एक गुप्त गुफा तक पहुंचा, जहां नागलोक का प्रवेश द्वार था। वहां कई नागरक्षक खड़े थे। वीरभद्र ने बहादुरी से युद्ध किया, परंतु फिर हार मानकर बोला, मैं अपने राजा के प्राणों की रक्षा के लिए आया हूं। यदि तुम मुझे मणि नहीं दोगे तो यह राज्य बर्बाद हो जाएगा। नागराज ने उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें मणि दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो व्यक्ति इस मणि को छुएगा उसका कोई न कोई गहरा रहस्य उजागर होगा। वीरभद्र ने बिना डरे मणि ली और लौट आया। जैसे ही धवल ने मणि को छुआ, वहां एक अद्भुत प्रकाश हुआ और अचानक एक आवाज गूंजी। धवल ने कभी राजा की पत्नी रानी को चुपके से प्रेम पत्र भेजा था। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। रानी शर्मा गई और बोली, यह सच है, परंतु मैंने उन्हें कभी उत्तर नहीं दिया। राजा क्रोधित हो गया। धवल, तुम मेरे विश्वासघाती निकले। धवल बोला, राजन, यह तब की बात है जब मैं युवावस्था में था और रानी से मिले बिना ही मन प्रेम करने लगा था। मैंने एक पत्र भेजा था, पर जब मुझे पता चला कि उनका विवाह आपके साथ होने वाला है, तो मैंने अपने मन को वश में कर लिया और अपनी भावनाएं सदा के लिए दबा दी। राजा चुप रहा। वीरभद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर मणि लाई, जिससे राजा को जीवन दान मिला। धवल ने राजा की बीमारी का निदान किया, लेकिन उसका पुराना प्रेम पत्र अब उजागर हो गया था। अब राजा के सामने यह धर्म संकट खड़ा था। क्या वह धवल को राजद्रोह के लिए दंड दे या नहीं? राजन विक्रम, अब तुम ही बताओ, राजा को क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या धवल को दंड मिलना चाहिए या नहीं? राजा विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, धवल ने भले ही रानी से प्रेम किया हो, पर वह एक तरफा था। उसने अपनी भावनाओं को संयमित रखा, कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। जब उसे पता चला कि रानी अब उसकी नहीं हो सकती, उसने उसे मन से त्याग दिया और पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा करता रहा। एक पत्र भेजना अवश्य अनुचित था, लेकिन वह अतीत की भूल थी जिसे उसने सुधारा। इसलिए राजा को उसे दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सेवा का सम्मान करना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो अपनी सीमाएं पहचानता है। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुम फिर से सही निकले विक्रम, लेकिन शर्त के अनुसार तुमने मुंह खोला। अब मैं फिर उड़ता हूं। और वह फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर श्मशान पहुंचे, फिर बेताल को कंधे पर उठाया। अगली कहानी, अगली चुनौती, अगली बुद्धि की परीक्षा आपको इसी चैनल पर मिलेगी।